To the Abhyas Academy of Science. In previous video we have discussed about इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ बेसिक वीडियोस में हम लोगों ने पढ़े थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। उसके बाद में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सी टर्म्स हमें काम में आएगी। उसके बाद में हम लोगों ने बात की है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ टर्म्स हम लोगों ने बात किए थे, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। उसके बाद में मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 मार्क के लिए पढ़ाया था, अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, उसके अजम्पशंस। उसके बाद में उसी से रिलेटेड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ एंड अरेनियस थ्योरी। और उसके बाद में हम लोग पढ़े थे डेबी-हकेल-ओनसागर थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 5 mark which is generally asked in university exam for complete 5 marks. So that is Korolev's law and its application. So sir Korolev's law होता क्या है? So हमारी हेडिंग है Korolev's law. Now here अगर Korolev's law की अगर बात करते हैं तो मैं उसको और सामने लिखता हूँ, Korolev's law of independent migration of ions. अब ये सभी का मतलब समझेंगे हम लोग कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ये क्या होता है सर, ये तो ये सब टर्म्स में आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन कोरलॉव्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस की शुरुआत ही होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सर ये लॉ की शुरुआत है, मतलब कोरलॉव्स लॉ जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो सर सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है क्या। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले आप लोगों को बताना पड़ेगा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कि जब कभी आप कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लेते हो और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का अगर डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन इसका मतलब सर उसमें हम लोग और थोड़ा सा सॉल्वेंट यदि ऐड करते हैं, सो ऑन डाइल्यूशन होने के बाद आप लोग देख रहे थे कि हमारे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ रहा था, कंडक्टेंस इंक्रीजेस। उसके बाद में हम लोग ने देखे थे कि कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन और यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे तो यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट रहने वाले आयंस की संख्या भी कम होगी और इसीलिए सर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है सर बिकॉज कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस। और जैसे जैसे आप लोग डाइल्यूशन करते जाओगे आयंस तैयार होते जाएंगे और जितने आयंस तैयार होंगे उतना ही ज्यादा हमारे सॉल्यूशन का क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। सर कंडक्टिविटी डिक्रीज होने की वजह, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए हम एक यूनिट वॉल्यूम देखते हैं सर हम उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। सो जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे, सॉल्वेंट ऐड करोगे, सो यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट रहने वाले आयंस की संख्या कम होती है और इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को आप, अब सिंबल है सर, जैसे आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है वैसे रिप्रेजेंट करो। मैं यहां पर सिंबल लिखता हूं लैम्बडा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब होता है कि हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहना चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट। सो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको जाना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियोस देखना पड़ेगा यदि आपको कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का अगर अभी भी आपके माइंड में आइडिया क्लियर नहीं है। मैं कोशिश करता हूं इन शॉर्ट कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब होता है कि जब कभी सॉल्यूशन बनाते हैं सर हम लोग, तो उस सॉल्यूशन में जब आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, सो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और उस सॉल्यूशन का जो कुछ भी कंडक्टेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और जैसे कि कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी डाइल्यूशन के कारण, सो वैसे ही जैसे आप लोग सॉल्वेंट ऐड करते जाओगे तो डेफिनेटली सर मोर एंड मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल अंडरगो डिसोसिएशन, मोर एंड मोर नंबर ऑफ आयंस विल गेट फॉर्म, and that's why equivalent conductance also increases on dilution. सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से ही जैसे ही दूसरी टर्म जिसको आप मोलर कंडक्टेंस कहते हो, और मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोगों के पास में सिंबल म्यू है, या फिर आप लोग लिख सकते हो लैम्बडा एम, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो लैम्बडा ई क्यू,
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या फिर उसको हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा सिंबल, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं। इसको मैं कैप एम से भी रिप्रेजेंट करता हूं। खैर चलो, तो सिंबल है, सिंबल के अलग अलग बुक देखोगे आप लोग तो अलग अलग सिंबल आप लोगों को देखने को मिलेगा। सर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सिंबल। सर मोलर कंडक्टेंस का मतलब होता है कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन में अब इलेक्ट्रोलाइट कितना डाला है, तो इलेक्ट्रोलाइट डाला है मैंने 1 मोल। सो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट वेट इतना सॉल्यूट ऐड किए थे और यहां पर उसके मॉलिक्यूलर वेट इतना सॉल्यूट ऐड कर रहे हो। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को जब आप गिनोगे तो आपके सॉल्यूशन में कितना इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जबकि मोलर कंडक्टेंस की अगर बात करते हो तो आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना रहना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर रहना चाहिए सर। सो 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट रहने वाले सॉल्यूशन का कंडक्टेंस क्या रहता है, दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस। एंड सिमिलरली जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की आप बात कर रहे थे कि डाइल्यूशन करोगे तो मोर एंड मोर नंबर ऑफ आयंस विल गेट फॉर्म एंड दैट्स व्हाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। इन द सेम वे मोलर कंडक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। सो कंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है और मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। चलो सर, ये तो चीज हम लोगों को समझ गई। अब हम लोग चलते हैं कि सर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है सर, डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। आप जैसे जैसे कोई सॉल्यूशन में कौन है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। फॉर एग्जांपल आपने नमक ली और नमक डाल दिया आप लोगों ने पानी में, या फिर आप लोगों ने कोई कैल्शियम क्लोराइड या बेरियम क्लोराइड या और कोई दूसरा सॉल्ट लिए और पानी में डाल दिए, तो जो आपने बाहर से ऐड किए हो सॉल्ट सर वो इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें आपने ऐड किए हो सॉल्वेंट है। तो सर अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, सो डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। मैंने पहले ही कहा कि जैसे जैसे आप उस सॉल्यूशन में आप सॉल्वेंट ऐड करते जाओगे, मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ रहा है, डाइल्यूट हो रहा है सॉल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। तो सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल आप अपने माइंड में ऐसे नहीं रखोगे कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब सर इनफाइनाइट सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, हमको जितना लगता उतना सॉल्वेंट हम लोग ऐड करेंगे, ऐसा उसका मतलब नहीं होता दोस्तों। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये कदापि नहीं होता कि सर हम इनफाइनाइट सॉल्वेंट ऐड करेंगे या मतलब इनफाइनाइट वाटर ऐड करेंगे तब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हुआ, ऐसे हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब समझाने के लिए मैं एक छोटा सा नंबर के फॉर्म में, आंकड़ों के फॉर्म में एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, शुरुआत में मैंने 1 ml, ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का मुझे क्या देखना है, फिर से मुझे मोलर कंडक्टेंस देखना है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देखना है, सिंपली मुझे कंडक्टेंस देखना है। तो शुरुआत में मान के चलो कि हमारा जो सॉल्यूशन था वो फॉर एग्जांपल था 1 ml। सर उसका जब कंडक्टेंस देखे तो मान के चलो उसका कंडक्टेंस होगा सपोज टू बी 2.0। सर दूसरी बार मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड किया मतलब अभी वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बन गया सर 2 ml और कंडक्टेंस डेफिनेटली सॉल्वेंट बढ़ा रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो तो कंडक्टेंस बढ़ रहा है सर, ये बन गया 2.1। सर फिर से मैंने वैसे ही किया, 3 ml थोड़ा सा और सॉल्वेंट ऐड किया, मेरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया सर 3 ml, अब सॉल्वेंट, अब उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस चेक किया तो 2.2 और ऐसे ही मैं उसका वॉल्यूम बढ़ाते गया, उसमें सॉल्वेंट ऐड करता गया और 10 ml पर मान के चलो मुझे कंडक्टेंस की वैल्यू मिल रही है 8.8। अब ये कंडक्टेंस की वैल्यू, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है आप लोगों को पता है, कंडक्टेंस का यूनिट होता है ओम इनवर्स, या फिर उसी को लिखा जाता है MHO, या फिर उसी को हम साइमेंस कहते हैं सर, जिसको हम लोग कैपिटल S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर ये अभी आप जैसे जैसे सॉल्वेंट बढ़ा रहे थे वॉल्यूम बढ़ रहा था और कंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ रही थी। सर 10 ml पर कंडक्टेंस की वैल्यू 8.8 हुई, मैंने फिर थोड़ा सा सॉल्वेंट ऐड किया, अब मेरा सॉल्यूशन बन गया 11 ml और फिर मैंने कंडक्टेंस चेक किया, सर कंडक्टेंस अभी भी 8.8 ही है।
मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ सर कि 10 ml के बाद आप कितना भी सॉल्वेंट ऐड करो, कितना भी पानी ऐड करो सर, हमारे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ने वाला नहीं है। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू दिख रही है आप लोगों को कि उतने वॉल्यूम के बाद, उतने डाइल्यूशन के बाद आप कितना भी सॉल्वेंट ऐड करो और सॉल्यूशन का यदि कंडक्टेंस नहीं बढ़ रहा है तो आप कहोगे सर दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कुछ भी आप लोगों को कंडक्टेंस दिखता है, सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में भी वॉल्यूम कितना है 10 ml, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या दिख रही है 8.8 ml, सॉरी 8.8 सपोज टू बी साइमेंस। सो सर ये 8.8 जो है इसको कहा जाता है द कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है। सो कोरलॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इसकी शुरुआत ही होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जब कभी हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो डेफिनेटली आपके सॉल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट सपोज टू बी AB, और इलेक्ट्रोलाइट टूटकर क्या बनता होगा, आयंस बनता होगा, पॉजिटिवली चार्ज कटायंस, निगेटिवली चार्ज्ड अनायंस। सो अभी कोरलॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का कहना वही है कि जब कभी आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लोगे तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अब आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहो या मोलर कंडक्टेंस कहो, जैसे आपकी इच्छा, मेरा सेंटेंस ध्यान में रखो कि यदि आप कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब कंडक्टेंस गिनने जाओगे तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस ये उनके आयंस के कंडक्टेंस के एडिशन के इतना रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप NaCl अगर लेते हो और फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कंपाउंड लेते हो, फॉर एग्जांपल सपोज टू बी एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ऐसे केसेस में आपके उस CH3COOH का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टेंस दिखेगा वो रहेगा CH3COO- और H+ के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की समेशन। सो इंडिपेंडेंट क्यों कहा गया सर? सो कोरलॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का स्टेटमेंट ऐसा है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसॉल्यूशन इज कंप्लीटेड, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अब डिसॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स टूटकर आयंस बन गए। सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसॉल्यूशन इज कंप्लीटेड ईच आयन मेक्स अ डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन। सो हर आयन का एक पर्टिकुलर वैल्यू का डेफिनाइट कंट्रीब्यूशन होता है, किसमें, हमारे इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू में। मतलब यदि इसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू 5 है और इसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर यदि 6 है तो सर 5 + 6 मतलब 11 ये रहेगा हमारे इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस। सो स्टेटमेंट ध्यान से देखो। सो कोरलॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन स्टेट्स दैट at infinite dilution when dissolution is complete each ion makes a definite contribution towards equivalent conductance of electrolyte। मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहो या मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहो। सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसॉल्यूशन इज कंप्लीटेड ईच आयन contributes a definite value of equivalent conductance towards the equivalent conductance of electrolyte at infinite dilution, or in another word I can state it as follow। क्या रहेगा? At infinite dilution the value of lambda मतलब equivalent conductance at infinite dilution of weak electrolyte is the sum of
the equivalent conductance of positively charged cation at infinite dilution and equivalent conductance of negatively charged anion at infinite dilution, and that lambda cation and lambda anion is called as आयोनिक कंडक्टेंस। क्या कहोगे उसको? आयोनिक कंडक्शन। दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द कुर्लॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, व्हेन डिसॉल्यूशन इज कंप्लीटेड, ईच आयन कंट्रीब्यूट्स with a definite magnitude towards the equivalent conductance of electrolytic solution at infinite dilution, or the equivalent conductance of electrolyte at infinite dilution is the sum of ionic conductance of constituent ions at infinite dilution present in the solution। तो मतलब अगर मैं NaCl लेता हूं तो NaCl का यदि आप लैम्बडा इन्फिनिटी कैलकुलेट करना चाहते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सो आपको Na प्लस का लैम्बडा वैल्यू और Cl माइनस के लैम्बडा वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो मान के चलो Na प्लस की लैम्बडा वैल्यू 5 है और Cl माइनस की लैम्बडा वैल्यू सपोज टू बी 6 है, तो NaCl का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब लैम्बडा इन्फिनिटी बन जाएगा 5 + 6 = 11, ऐसा उसका मतलब है। तो सर ये Na प्लस की जो वैल्यू है या Cl माइनस की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है क्या? तो मैं कहूंगा यस। Na प्लस की वैल्यू यदि 5 है तो उसके साथ में Cl माइनस रहे या SO4 2 माइनस रहे या Br माइनस रहे, Na प्लस के आयोनिक कंडक्टेंस के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। Cl माइनस की आयोनिक कंडक्टेंस की वैल्यू यदि 6 है तो उसकी वैल्यू 6 ही रहेगी, चाहे उसके साथ Na प्लस रहे, चाहे उसके साथ Mg2 प्लस रहे, चाहे उसके साथ और कोई दूसरा आयन प्रेजेंट रहे। तो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब वही है कि हमारे आयंस की आयोनिक कंडक्टिविटी की वैल्यू ये इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, कोई दूसरे आयन के प्रेजेंट रहने से उनकी लैम्बडा की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए कहा जाता है सर उसे इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। सो कोर्लॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। माइग्रेशन ये वर्ड कहां से आया सर बीच में? ये अभी इंडिपेंडेंट तो ठीक है कि कटायन की वैल्यू लैम्बडा की जितनी रहेगी, कोई भी अनायन रहे उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। Cl माइनस की वैल्यू जो भी है, अब उसके साथ में कोई भी कटायन रहे, Cl माइनस की लैम्बडा वैल्यू आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू फिक्स रहेगी। इंडिपेंडेंट का मतलब समझ गया सर। ये माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या होता है? तो आप लोगों को प्रीवियस क्लास में ही बताया कि कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। तो सर Na प्लस का मूवमेंट Cl माइनस के मूवमेंट को फर्क नहीं, मतलब कोई अल्टर नहीं करता, या Na प्लस के साथ में Cl माइनस रहे या Br माइनस रहे या और कोई SO4 2 माइनस रहे, वो Na प्लस के माइग्रेशन के रेट के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। सो सर यदि मैं कोई एक सॉल्यूशन लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं NaCl की अगर बात करता हूं, सो NaCl के लिए एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कोर्लॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट स्पेशली हम इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई करना पसंद करते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की ढेर सारी वैल्यूज कैलकुलेट करना हमारे बस में नहीं होता प्रैक्टिकली। क्यों? जैसे कि लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रैक्टिकली कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रैक्टिकली कैन नॉट बी इजीली कैलकुलेटेड, सर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी इजीली कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली इन लेबोरेटरी। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ये सब वैल्यू आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। तो सर कोर्लॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन ये दोनों चीजों के लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एप्लीकेबल है। सो NaCl की यदि बात करता हूं तो NaCl का लैम्बडा इन्फिनिटी कितना रहेगा? लैम्बडा इन्फिनिटी मतलब अभी आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहो या मोलर कंडक्टेंस समझो, जैसे आपको माइंड में रखना है वैसे, बट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट NaCl will be the sum of lambda infinity of Na plus
and lambda infinity of Cl minus. So sir, equivalent conductance of any electrolyte at infinite dilution is the sum of ionic conductance of the ions present in the solution at infinite dilution. अगर आप MgCl लेते तो सर MgCl2, तो ऐसे केसेस में लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ MgCl2 इक्वल्स टू लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ Mg2 प्लस लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ Cl माइनस। लेकिन Cl माइनस कितने हैं? 2। तो फॉर एग्जांपल Mg2 प्लस की लैम्बडा इंफिनिटी की वैल्यू है 5 और Cl माइनस की वैल्यू है सपोज टू बी 6। तो कितने Cl माइनस है? 2। तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 प्लस 6 टू 12, मतलब MgCl2 का वैल्यू कितना आएगा? 17। आंकड़े सिर्फ समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए। तो ये होता है सर कोरलॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का मतलब। सो स्टेटमेंट देखा और मैंने आप लोगों को यहाँ एग्जाम्पल के मदद से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया कि कोरलॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता क्या है। तो उसके बाद में यदि हम लोग कोई भी आयन का यहां पर हम लोग कोई भी आयन अगर लेते हैं, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल लैम्बडा ऑफ Na प्लस एंड लैम्बडा ऑफ Cl माइनस, मतलब आप लोग कह रहे हो आयोनिक कंडक्टेंस। और आयोनिक कंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो आयोनिक कंडक्टेंस की वैल्यू मतलब लैम्बडा फॉर कटायन पॉजिटिवली चार्ज और लैम्बडा इंफिनिटी फॉर अनायन, रिमेंबर दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी ऑफ आयंस, मतलब रेट ऑफ माइग्रेशन। और लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ अनायन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ अनायन। सो देयरफॉर आई कैन राइट इट एज लैम्बडा प्लस, मतलब लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ कटायन आयनिक कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर कटायन इज इक्वल्स टू K इंटू रेट ऑफ माइग्रेशन सपोज टू बी म्यू फॉर कटायन। और है हियर ऑल्सो सेम, लैम्बडा अनायन लैम्बडा A इज इक्वल्स टू K इंटू म्यू माइनस रेट ऑफ माइग्रेशन। जितनी तेजी से कटायन जाएगा इलेक्ट्रोड के तरफ, उतना ही ज्यादा उसका आयोनिक कंडक्टेंस का वैल्यू रहेगा। जितनी तेजी से अनायन इलेक्ट्रोड के तरफ मूव करता है, उतना ही ज्यादा उसके कंडक्टेंस का वैल्यू रहेगा, आयोनिक कंडक्टेंस का। तो ये हो गया सर इसका मतलब। और ये K की वैल्यू होती है सर दोस्तों कांस्टेंट, एंड दैट इज नथिंग बट द फैराडेज कांस्टेंट 96500 कूलम, एंड दैट इज नथिंग बट अ फैराडे, 1 फैराडे। तो ये होता है सर कोरलॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, मतलब हम आयंस पर्टिकुलर कटायन और अनायन के आयोनिक कंडक्टेंस की वैल्यूज जो उनकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है, इंडिपेंडेंट रहती है, उनकी वैल्यू की मदद से मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये एप्लीकेशन हमारे कोरलॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन की। तो ये हो गया सर, हमने डाइल्यूशन का मतलब बताया, मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब बताया, और उसके बाद में मैंने आपको कोरलॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस के स्टेटमेंट बताया, और उसके बाद में मैंने कुछ एग्जांपल की मदद से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया कि एक्चुअल कोरलॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता क्या है। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द एप्लीकेशंस ऑफ कोरलॉफ्स लॉ, कि सर इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया कि कोरलॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन इट इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं और जितने पॉसिबल है पूरे के पूरे आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब 100 मॉलिक्यूल अगर आप लोग लोगे तो 100 के 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर आयंस बनाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है सर, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंपैरिजन में बहुत कम संख्या में हमको क्या देते हैं, आयंस देते हैं। सो द इलेक्ट्रोलाइट विच अंडरगोज फीबल आयोनाइजेशन इज कॉल्ड एज, इसको क्या कहते हैं आप लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हो। तो सर एप्लीकेशंस के तरफ चलते हैं। सो कोरलॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, उसके एप्लीकेशंस की तरफ चलता हूं मैं। तो एप्लीकेशंस किस चीज के लिए सर, सबसे पहले एप्लीकेशन तो ये है सर टू डिटरमाइन द लैम्बडा
इन्फिनिटी मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जैसे आपको कहना है वैसे कहो। सर टू कैलकुलेट टू डिटरमाइन द लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मुझे कैलकुलेट करना है लैम्बडा इन्फिनिटी। सर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अभी एक चीज आप लोग ध्यान में रखो कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है वो दो वजह से होता है। कौन सी दो वजह है? पहली वजह अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे जैसे आप लोग डाइल्यूशन करोगे, जैसे जैसे आप लोग पानी डालते जाओगे, तो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? सर मोर एंड मोर नंबर ऑफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं पहले अगर बात करता हूं, सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करते हैं तो जैसे जैसे आप लोग पानी डालोगे, डाइल्यूशन करोगे, तो डाइल्यूशन करने के बाद अब आपके मोर एंड मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल अंडरगो डिसोसिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आयंस। मतलब जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे वैसे वैसे आयंस की संख्या बढ़ते जाएगी। सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस। सर लैम्बडा इंक्रीजेस कहो, जैसे आपको लिखना है वैसे। क्यों इंक्रीज होता है? सर दो वजह है। एक वजह, सर वजह नंबर एक कि सर जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। वो तो अरेनियस की थ्योरी ने भी बताया था, लेकिन दूसरी भी थ्योरी थी जो डेबी-हकेल थ्योरी थी, जो कहता है कि सिर्फ आयंस की संख्या बढ़ने से कंडक्टेंस नहीं बढ़ता, तो आयंस का रेट ऑफ माइग्रेशन बढ़ने से भी कंडक्टेंस बढ़ता है। तो सर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी वैसे ही होगा। जैसे जैसे पानी डालोगे, कटायन अनायन के बीच का जो इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बीच में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आने से कम हो जाएगा। मतलब अब आपके कटायंस और अनायन ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रोड की तरफ भागना शुरू करेंगे। इसका मतलब सर कि आयंस तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन साथ साथ रेट ऑफ माइग्रेशन इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन द इंटरआयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो वजह है। जबकि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यदि बात करते हो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन, सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस। लेकिन यहां पर मैंने बताया था आप लोगों को कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरीके से आयोनाइज हो गए। 100 मॉलिक्यूल लिए थे सर, और 100 के 100 मॉलिक्यूल पूरी तरह टूट के आयंस में कन्वर्ट हो गए। मतलब अभी आप पानी डालोगे भी तो 101वां मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने से रहा, सर उतने मॉलिक्यूल है ही नहीं। सो पहले से उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप लोग कितना दिखता है? 1 दिखता है। पूरे के पूरे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो चुके हैं, तो फिर भी डाइल्यूशन करने के बाद लैम्बडा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसके लिए वजह एक ही है, और वो एक वजह है ड्यू टू द इंक्रीज इन द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस। माइग्रेशन ऑफ आयंस मतलब आयंस का रेट बढ़ता है सर माइग्रेशन का, यहां नए आयंस तैयार नहीं होते। तो सर अगर हम लोग कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा इन्फिनिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यदि लैम्बडा इन्फिनिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे? तो आप क्या करोगे, वाई एक्सिस पर लोगे आप लोग लैम्बडा की वैल्यू, और एक्स एक्सिस पर लोगे रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू। और अभी आप लोग क्या करोगे, पानी डालते जाओगे सर पहले कुछ कॉन्सेंट्रेशन पर मुझे लैम्बडा की वैल्यू कुछ तो भी दिखी, फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, लैम्बडा की वैल्यू बढ़ रही है, फिर पानी डाला, लैम्बडा की वैल्यू बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ 0 था। सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है एट अ 0 कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0। सो जैसे जैसे आप लोग डाइल्यूशन करते जाओगे ऐसे आपको लैम्बडा की वैल्यू मिलती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसे आएगा कि जिसके बाद लैम्बडा की वैल्यू इंक्रीज होने वाली नहीं है, उसको आप लोग कहते हो द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अब ये जो कुछ भी वैल्यू आप लोगों को मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज लैम्बडा इन्फिनिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये जो आप लोगों को ग्राफ मिल रहा है, ये ग्राफ स्मूथली इंक्रीज हो रहा है।
और यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इंफिनिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर बात करते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी ऐसे ही आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट करना चाहते हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो होगा क्या, जैसे डाइल्यूशन करोगे कुछ कॉन्सेंट्रेशन पर कंडक्टेंस बढ़ेगा और इतनी स्पीड से बढ़ेगा सर बाद में इस तरीके से। सो रैपिडली द कंडक्टेंस इंक्रीजेस। क्यों रैपिडली बढ़ रहा है? क्योंकि सर दो फैक्टर बढ़ रहे हैं, इसलिए उसका कंडक्टेंस रैपिडली बढ़ रहा है। और ये अब पॉइंट कहीं पर भी आपके y एक्सिस पर क्या नहीं होने वाला है, इंटरसेक्ट नहीं होने वाला। सो y एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं होने वाला है, इसका मतलब यू आर अनेबल टू कैलकुलेट द लैम्बडा इंफिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्बडा इंफिनिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते सर हम लोग, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम लोग उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। वजह एक, सबसे पहले तो सर वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरीके से आयोनाइज होता नहीं, कितना भी डाइल्यूशन करो आप, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने से रहे। और दूसरी बात सर, उनके कंडक्टेंस की वैल्यू रहती है बहुत ही कम, और साथ में मैंने बताया कि इनकी लैम्बडा की वैल्यू दो फैक्टर से बढ़ने की वजह से सर रैपिड ग्रोथ दिख रही है, और ये कर्व आपको कहीं पर भी y एक्सिस पर इंटरसेक्ट होता हुआ दिखाई नहीं देता है। सो सर इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द लैम्बडा इंफिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारा कोरलॉफ्स लॉ तो वैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी अप्लाई करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के भी लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए खासी दिक्कतें नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम लैम्बडा इंफिनिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं सर, हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हो गई हमारी किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दिक्कत कहाँ आ रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, एंड दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट applicable for the weak electrolyte। So कोरलॉफ्स लॉ का ज्यादा एप्लीकेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और इसीलिए हम लोग एप्लीकेशंस में लिखेंगे टू डिटरमाइन द लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है सर, इसके लिए मुझे कुछ रेफरेंसेस। सो इफ एग्जांपल, इफ आई कंसीडर एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH। सर ये वीक एसिड है, इट विल अंडरगोस डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन होने के बाद क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, और वैसे ही H प्लस। सर लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड, लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ एसिटेट आयन, लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ H प्लस आयन। सर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा इंफिनिटी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते लेबोरेटरी में, मैंने अभी बताया आप लोगों को। तो सर कोरलॉफ्स लॉ कहता है घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा इंफिनिटी यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आप एक काम करो, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ले लो, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्बडा इंफिनिटी हम लेबोरेटरी में कैलकुलेट कर सकते हैं। सर कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, सर मैं KCl लेता हूं एक, सर मैं एक HCl लेता हूं एक, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और साथ में लेता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O ONA सोडियम एसिटेट। तो मैंने ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यदि डिसोसिएशन होता है तो बनता है K प्लस Cl माइनस, इसका बनेगा H प्लस Cl माइनस, इसका बनेगा वैसे ही CH3 COO माइनस और Na प्लस। तो अभी मैं लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। सो लैम्बडा इन्फिनिटी फॉर KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ HCl, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ सोडियम एसिटेट, लैम्बडा इधर लैम्बडा, सो हियर आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे एसिटिक एसिड जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्बडा इन्फिनिटी कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, और इनके अभी जो डिसोसिएशन के लिए जो इक्वेशन बनाया, इनमें मैं एडिशन सब्सट्रैक्शन करता हूं और ये इक्वेशन लाने की कोशिश करता हूं। सो देयरफॉर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक देखो राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन में एसिटेट आयन और H प्लस, एसिटेट आयन और H प्लस। तो सर मुझे इक्वेशन ये सपोज टू बी 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो आपको पहले इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करना पड़ेगा। सो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 एज रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट कह रही है, तो जैसे ही ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ HCl प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ CH3 COO
Na इक्वल्स टू, उधर भी एडिशन करोगे लैम्बडा H प्लस लैम्बडा Cl माइनस प्लस लैम्बडा CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा Na। सर रिक्वायर्ड इक्वेशन में क्या चाहिए? सर मुझे CH3COO माइनस और H प्लस चाहिए। सर CH3COO माइनस तो आ गया, H प्लस भी आ गया, लेकिन नहीं चाहिए Cl माइनस और नहीं चाहिए Na प्लस। तो मैं क्या कर देता हूँ, अब Na प्लस नहीं, सॉरी पोटेशियम सॉल्ट लूंगा ना यहाँ पर, मैं पोटेशियम सॉल्ट लूंगा यहाँ पर, ताकि पोटेशियम आयन यहाँ पर कैसे दिख रहा है आप लोगों को, कॉमन दिख रहा है, नहीं तो कैंसिल कैसे होगा सर वो। सो यहाँ पर K प्लस है, तो अभी क्या नहीं चाहिए, Cl माइनस नहीं चाहिए, K प्लस नहीं चाहिए। तो एक काम करो, Cl माइनस और K प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो सर एक काम करो, आप अब इक्वेशन 1 को इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो। सो नाउ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ KCl इक्वल्स टू, इधर भी माइनस करोगे क्या, प्लस लैम्बडा K प्लस लैम्बडा Cl माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस का क्या, माइनस, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं ना आप लोग। सो Cl माइनस K प्लस विल गेट कैंसल्ड। अब बचेगा क्या आपके पास में राइट हैंड साइड में, लैम्बडा H प्लस लैम्बडा एसीटेट आयन, मतलब ही ये बन जाता है सर लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ CH3COOH। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ HCl सर पता है हमको, उसकी वैल्यू पुट करो, प्लस लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, उसकी भी वैल्यू पता है, वैल्यू यहाँ पर पुट करो, माइनस लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ KCl भी आपको पता है, उसकी वैल्यू को माइनस करो। सो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यूज को एडिशन सब्सट्रैक्शन करके मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या कैलकुलेट किया है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट किया है। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन फॉर कोरलॉफ्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, एंड दैट इज टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सर ये चीज हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं फिर से सेकेंड एप्लीकेशन लिख रहा हूं, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते आप जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाओगे नए नए आयंस बनते जाएंगे। सर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन is called as degree of dissociation। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड और नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है ना सॉल्वेंट में डालने के बाद, लेकिन पूरे के पूरे मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हो रहे वीक इलेक्ट्रोलाइट में। और यहां पर लिखोगे टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेकन। So number of moles of electrolyte dissociated divided by total moles of electrolyte taken. So that ratio is called as degree of dissociation. Strong electrolyte के लिए कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है सर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पर लो, 100 मॉलिक्यूल अगर लोगे तो 100 के 100 मॉलिक्यूल टूटकर आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 100 डिवाइड बाय 100, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलवेज 1। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की यदि बात करते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम है सर, बहुत ही कम है। और इतनी कम है कि सर उसको कैलकुलेट करना जरा डिफिकल्ट टास्क बन रहा है। तो सर सबसे पहले तो मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन in fraction of molecules of electrolyte undergoing dissociation in electrolytic solution, that is called as degree of dissociation. So in this way I can write the formula for degree of dissociation. But in the term of conductance, यदि मैं कंडक्टेंस की लैंग्वेज में इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहता हूं, सो अल्फा इक्वल्स टू लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा इंफिनिटी। सर लैम्बडा सी क्या होता है? तो जो कुछ भी आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए हो, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाओ,
और उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन का आप लेबोरेटरी में लैम्बडा सी कैलकुलेट करो। सर पॉसिबल है, मतलब ये लैम्बडा सी दैट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में। सर लेकिन लैम्बडा इन्फिनिटी क्या है? सर लैम्बडा इन्फिनिटी इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और सर लैम्बडा इन्फिनिटी तो वैसे भी आपने कहते कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करना आसान नहीं, लेकिन क्यों? अभी तो हम लोगों ने पहली एप्लीकेशन में देखे ना कि लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे कैलकुलेट करना। सो लैम्बडा इन्फिनिटी of weak electrolyte can be calculated by कोरलॉप्स लॉ। सर कोरलॉप्स लॉ से आप लोगों ने अभी हमको सिखाया है कि कैसे कैलकुलेट करना। सो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट अ particular concentration of that weak electrolyte and by knowing the value of lambda infinity of that weak electrolyte by Korloff's law we can calculate the degree of dissociation of weak electrolyte and this is the second application of Korloff's law। उसके बाद में मैं चलता हूं थर्ड एप्लीकेशन के तरफ और वो थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास में है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ Korloff's law and that is to calculate a dissociation constant of weak electrolyte। and in previous videos I have discussed about Ostwald's dilution law and that is applicable for only and only weak electrolyte when the solution is very dilute and इसीलिए उस लॉ का नाम दिया गया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट रहेगा तब जाकर ही वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के लिए हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अब उसका डेरिवेशन हम लोगों ने देखे कि कैसे उसका डेरिवेशन आया था, उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो की तरफ जाना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मुझे क्या कहता था? सो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता था डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज के, जिसको आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कह सकते हो। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट वो आया था हमारा अल्फा इंटू सी स्क्वेयर, सॉरी अल्फा स्क्वेयर इंटू सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। सर अभी ये डिसोसिएशन कांस्टेंट की यदि बात करते हो, सो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर आप लोगों को हमेशा कैसे दिखती है? कांस्टेंट दिखती है। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरफ अगर चलते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की केसेस में डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बदलते जाती है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू या आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कांस्टेंट रहती है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना? सो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ गेव अस रिलेशन बिटवीन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, where alpha is the degree of dissociation, C is the concentration of solution। तो सर हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब मेरे पास में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पता होगी उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूट सॉल्यूशन का और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू पता होगी। लेकिन सर हम लोगों ने प्रीवियस एप्लीकेशन में ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना सीखे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द रेशियो ऑफ लैम्बडा सी एंड लैम्बडा इन्फिनिटी। Lambda C is the equivalent conductance of weak electrolyte at a particular concentration and lambda infinity of weak electrolyte at infinite dilution। सर ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन लेकर हम उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लैम्बडा सी कैन बी प्रैक्टिकली डिटरमाइंड, लेकिन लैम्बडा इंफिनिटी कैलकुलेट करने के लिए फिर से हमें कोरलॉस लॉ की तरफ चलना पड़ेगा। सो बाय यूजिंग कोरलॉस लॉ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ
lambda infinity as we have discussed in previous application. So in this way, lambda c and lambda infinity if known, we can calculate the degree of dissociation of weak electrolyte, and if we put here the value of degree of dissociation and concentration of that electrolytic solution, definitely we can calculate the value of dissociation constant. तो ये हो गया हमारा third application to calculate the dissociation constant of weak electrolyte. Now I have to move towards the fourth application of Coriolis law, and that is to calculate the solubility product of salt. So solubility product जिसका निकालते हैं हम लोग, definitely सर वो sparingly soluble salt ही होते हैं. So fourth application to calculate solubility product, to calculate a solubility product of sparingly soluble salt. So sparingly soluble salt. So दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि हमारे पास में, हमारे केमिस्ट्री में मेरे पास में दो प्रकार के सॉल्ट होते हैं. दो प्रकार के सॉल्ट. एक सॉल्ट को आप लोग कहते हो पूरी तरीके से सोलूबल, मतलब कंप्लीटली सोलूबल सॉल्ट. दो प्रकार के सॉल्ट हमारे केमिस्ट्री में होते हैं. एक को आप कहते हो कंप्लीटली सोलूबल सॉल्ट और दूसरे होते हैं सर इनसॉल्युबल सॉल्ट, और उसी को हम लोग कहते हैं स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट. स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट. सो ये सर कंप्लीटली सोलूबल सॉल्ट कौन से होते हैं? तो जितने भी नाइट्रेट्स वाले जो सॉल्ट होते हैं, ध्यान रखना, जितने भी नाइट्रेट्स वाले जो सॉल्ट होते हैं, सो जिसमें NO3 माइनस प्रेजेंट होता है, सो नाइट्रेट वाले जितने भी सॉल्ट है वो प्रैक्टिकली कंप्लीटली सोलूबल सॉल्ट है. पोटेशियम के सॉल्ट, सोडियम के सॉल्ट, रुबिडियम के सॉल्ट, सीसियम के सॉल्ट, सर ये सभी के सभी सॉल्ट आप लोगों को कैसे दिखते हैं? कंप्लीटली सोलूबल सॉल्ट दिखते हैं. जबकि दूसरे जो सॉल्ट होते हैं, कंप्लीटली सोलूबल का मतलब उसको पानी में डालोगे तो पूरा का पूरा सॉल्ट उस पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली सोलूबल सॉल्ट. दूसरे सॉल्ट होते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट. इनऑर्गेनिक की लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो हम लोग सोलूबल इनसॉल्युबल की बात करते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री के तरफ अगर आते हैं तो हम अब इनसॉल्युबल सॉल्ट को स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट कहेंगे. सर ये स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट क्या होते हैं? सर ऐसे सॉल्ट जो हमारे सॉल्वेंट में बहुत ही कम अमाउंट में सर सोलूबल होते हैं और बड़ी जल्दी ही हमारे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कर देते हैं, ऐसे सॉल्ट को हम लोग कहते हैं स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट. जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट का, जैसे बेरियम सल्फेट ले लिया मैंने, जैसे मैंने AgCl ले लिया, वैसे मैंने सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया, वैसे मैंने सिल्वर आयोडाइड ले लिया. सो ऑल दीज आर द स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट विच डिसॉल्व इन वाटर इन वेरी लेस एक्सटेंट एंड द सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड वेरी सुन. सो अब अगर हम लोग बात करते हैं सर कि क्वांटिटेटिवली अगर बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको ऐसे सवाल पूछूंगा कि इन दो में से कौन सा सॉल्ट सोलूबल है या इनसॉल्युबल है. आप कहोगे सर ये सॉल्ट सोलूबल है और ये सॉल्ट इनसॉल्युबल है. लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मैं आपको कहूंगा कि ये सॉल्ट कितना सोलूबल है और ये सॉल्ट आप जो कह रहे हो कि स्पेरिंगली सोलूबल है, तो कितनी अमाउंट में, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट दैट डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट. सो आई विल आस्क यू द क्वांटिटी इन फिजिकल केमिस्ट्री. सो अभी ये सोलुबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो अब ये तो जो सॉल्ट है स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट, इन स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं सोलुबिलिटी और सोलुबिलिटी प्रोडक्ट की टर्म. ध्यान रहे, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट की टर्म ये आपको सिर्फ स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट के लिए ही अप्लाई करना है. सर सोलुबिलिटी क्या होता है? सोलुबिलिटी का मतलब होता है यदि मैं कोई सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं, सर ये 100 ग्राम अगर मैं सॉल्यूशन बनाता हूं, यदि मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाता हूं, तो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में मेरा AB नाम का जो स्पेरिंगली सॉल्ट है वो कितना ग्राम डिसॉल्व हो पाता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 ग्राम AB नाम का सॉल्ट डाल दिया, डिसॉल्व हो गया, आयंस बन गए.
दूसरा फिर मैंने और 1 ग्राम डाल दिया सर, वो भी AB डिजॉल्व हो गया, आयंस बन गए। सर मैंने फिर और 1 ग्राम ऐड किया सर, 3 ग्राम डिजॉल्व हो गए, आयंस बन गए। लेकिन चौथा जब मैं 1 ग्राम और ऐड करने गया तो मुझे पता चला कि नहीं सर, चौथा ग्राम जो है सॉल्ट का वो सोलूबल होने वाला नहीं है। मतलब 3 ग्राम ही सॉल्ट इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो पा रहा है। और सर 3 ग्राम के बाद आप कितना भी सॉल्ट वहां पर ऐड करो सर, वो सॉल्ट अब उस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने वाला नहीं है सर, उस सॉल्वेंट की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। सो अब ये सॉल्यूशन बन गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो अब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम इलेक्ट्रोलाइट या स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट, सो हाउ मच ग्राम ऑफ स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन टू मेक द सॉल्यूशन सैचुरेट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते समय 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट ये कितना ग्राम डिजॉल्व हो पाया है, दैट अमाउंट ऑफ स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट इन ग्राम that can be dissolved in 100 gram of solution, and that is called as solubility, and that solubility is represented by the symbol capital S। सर ये सोलुबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास में अलग अलग पैरामीटर्स है, अलग अलग यूनिट है, जैसे कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट और स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट। सर स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट को भी आप लोग इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हो, क्योंकि सर वो भी कुछ मात्रा में क्या जनरेट करने वाला है, आयंस जनरेट करने वाला है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट दैट इज डिजॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सोलुबिलिटी ऑफ दैट स्पेरिंगली सोलूबल सॉल्ट। सर ये सोलुबिलिटी का किस्सा हुआ। अब हम लोग चलते हैं कि सर सोलुबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने एक सॉल्ट लिया AB नाम का जो स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट है, और AB नाम का जो सॉल्ट है वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। जैसे ही उसको मैं पानी में डालूंगा, सो पानी में डालने के बाद कुछ मात्रा में ही क्यों ना सही, अब ये AB सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा नहीं सर, पूरे सॉल्ट में से कुछ मोल्स या कुछ ग्राम आपका सॉल्ट अब डिजॉल्व हो गया, मतलब एक्वस स्टेट में आ गया। और एक्वस स्टेट में आया है तो बेशक वो अब तैयार करेगा डिसोसिएशन के बाद कटायन A+ और अनायन B-। तो सर अब जो कुछ भी आप लोगों ने टोटल मोल्स लिए थे, उन टोटल मोल्स में से कुछ मोल्स आपके सॉल्ट के डिजॉल्व हुए, और उतने ही मोल्स आपको कटायंस के मिल रहे हैं, और उतने ही मोल्स आप लोगों को अनायंस के मिल रहे हैं। तो सर ये जो कंडीशन है जहां पर अब आपका और दूसरा सॉल्ट मॉलिक्यूल डिसॉल्व नहीं हो सकता और नए आयंस नहीं बन सकते, तो ये सैचुरेटेड कंडीशन पर जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ है, सर इस टोटल रिएक्शन को मैं कैसे लिखूंगा, सर AB सॉलिड डिसॉल्व हुआ, A+ एक्वस बना और B- एक्वस बना। तो ये जो टोटल सैचुरेटेड कंडीशन वाली जो इक्विलिब्रियम स्टेट बनी है, इस इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए यदि मैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करता हूं, सो बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ एक्वस into concentration of B- aqueous and divided by concentration of AB sparingly soluble salt which is in solid state. Sir now here अगर आपका ये सॉलिड है तो सॉलिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आप लोग रखते हो कांस्टेंट रखते हो, और इसीलिए अब मैं इस इक्वेशन को जब लिखूंगा सो K इंटू ये कांस्टेंट को लेकर आ जाता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB सॉलिड इक्वल्स टू
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस। सो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है, इन दोनों के प्रोडक्ट से जो नया कॉन्सेंट्रेट जो नई टर्म आएगी, दैट इज कॉल्ड एज अ सोलुबिलिटी प्रोडक्ट एंड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ concentration of aqueous cations and concentration of aqueous anion, and this is the solubility product। लेकिन सवाल ये है सर कि ये सोलुबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? तो इक्वेशन में आप देख रहे हो कि सॉल्यूशन KSP की वैल्यू के इक्वेशन में A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, अनायन का कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है। तो ऐसे मत समझना कि KSP की वैल्यू कटायंस और अनायंस के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनायन ये फिक्स है। और जो कुछ भी आप लोग ये केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर, ये इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, ना कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट, और इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे कटायंस और अनायन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? बिल्कुल सेम। इसका मतलब KSP की वैल्यू सर कटायंस और अनायंस के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं। सो KSP की वैल्यू डिपेंड होती है सर ये किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। तो अभी अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया है, सैचुरेटेड बन गया है मतलब कुछ मोल्स आपके सॉल्यूट के आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुके हैं, अब उसके ऊपर कोई भी आपके नए मोल्स ऐड होने वाले नहीं हैं। सो सर सोल्युबिलिटी का मतलब भी तो वही बताया था आपने, नंबर ऑफ मोल्स दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज सोल्युबिलिटी। एंड सिंस द सॉल्यूशन इज saturated at that concentration, so that concentration can be called as solubility। सर सैचुरेटेड कंडीशन में हमारे सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया है तो उसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है, एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सोलुबिलिटी। सो अभी हम लोग अगर बात करते हैं कि सर सोलुबिलिटी, सो सिंस मैं ये मिटा देता हूं, सिंस solution is saturated at a particular concentration मतलब ही मोल पर लीटर जो भी कह रहे हो। सो देयरफॉर solubility S is considered as equals to the concentration of solution, that is C। And if we know towards according to the definition of equivalent conductance at infinite dilution, so we have हमारे पास में इक्वेशन है लैम्बडा इंफिनिटी इक्वल्स टू K इंटू दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जब डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तब मैंने आपको सर ये बताया था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हो तो कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर आप मोलर के टर्म में अगर लेते हो मोलर मतलब इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस तो आपको लेना पड़ेगा मोल पर लीटर। सो सपोज दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सो दैट विल बी K इक्वल्स टू C। तो अभी हम लोग अगर बात करते हैं सो C की जगह पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा S, जैसे कि आपने बताया। सो लैम्बडा इंफिनिटी इक्वल्स टू K अपॉन S। सो देयरफॉर S इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? S इक्वल्स टू K इंटू S इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? S इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा K अपॉन लैम्बडा इंफिनिटी। तो सर यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो K इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब भी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली एंड लैम्बडा इंफिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय if we are talking about weak electrolyte, definitely the sparingly soluble salt are weak electrolyte। so lambda infinity भी हम लोग
कैलकुलेट कर सकते हैं कोरलॉस लॉ की मदद से, सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कोरलॉस लॉ एंड दीज के कैन बी कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली, सो देयरफॉर इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द सोलुबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट। तो स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट का मैंने सोलुबिलिटी कैलकुलेट कर लिया। नाउ सर मुझे सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, और सोलुबिलिटी प्रोडक्ट अभी मुझे जब कैलकुलेट करना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे एग्जांपल कंसिडर करना पड़ेगा। सो फॉर सोलुबिलिटी प्रोडक्ट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको आप लोगों ने KSP से रिप्रेजेंट किए। तो सर KSP को कैलकुलेट कैसे करना, ध्यान से देखो। सबसे पहला कि यदि AB टाइप सॉल्ट रहता है तो AB टाइप सॉल्ट मतलब A और B का प्रपोर्शन है 1:1। फॉर एग्जाम्पल AgCl, AgSO4 मतलब Ag प्लस और SO4 2 - 1:1 प्रपोर्शन में। तो ऐसे सॉल्ट के बारे में अगर बात करते हो तो क्या आया था इक्वेशन, मान के चलो AB आपके पास में सॉलिड, और ये पहले एक्वा स्टेट में गया और क्या बनाया उसने, A+ बनाया और B- बनाया। तो मान के चलो आप लोगों ने कुछ मोल्स लिए थे, किसके मोल्स लिए थे, आपने सॉलिड लिए थे कुछ मोल्स सॉल्ट के। तो उसमें से मान के चलो S मोल्स ऑफ दैट, S मोल्स मतलब टोटल मोल में से फॉर एग्जांपल आपने 10 AB लिए, और 10 मोल अगर AB लिए तो 10 में से सिर्फ 2 ही मोल AB डिजॉल्व हुए, तो कितने A+ तैयार होंगे, 2। इसका मतलब टोटल मोल में से मान के चलो कि S मोल आपके मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, डिसॉल्व हुए, और S मोल कटायंस बने। और वैसे ही तो B- के भी कितने बनेंगे, S मोल्स ही बनेंगे। सो देयरफॉर KSP का फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B- एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो क्या था सोलुबिलिटी, S। क्या था सोलुबिलिटी, S। सो देयरफॉर S²। सो KSP कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला KSP इक्वल्स टू S², और S² आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो। सर ये AB टाइप सॉल्ट के लिए, अगर आपके पास में सॉल्ट है AB2 टाइप या A2B टाइप, मतलब जैसे कि MgCl2, CaCl2, तो सर यहाँ पर एक कटायन 2 अनायन, या फिर एक अनायन 2 कटायन, सर इस तरीके से। तो अभी अगर मतलब 1:2 प्रपोर्शन में, सो इनके लिए सोलुबिलिटी प्रोडक्ट क्या मिलता है, मान के चलो आपके पास में स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट है AB2 सॉलिड स्टेट में, डिसोसिएट हुआ, एक्वस बना, एक्वस के बाद डिसोसिएट हुआ, क्या बना सर A+ बने हैं, और साथ में 2 क्या बनेंगे, B- बनेंगे। अब कहने का मतलब ऐसा है कि सर जो कुछ भी आपने मोल्स लिए थे सॉलिड के, सर अब इसमें से मान के चलो S मोल्स डिसॉल्व हुए, मतलब वो सोलुबिलिटी है। और यहां पर भी S मोल अगर ये तैयार हुए तो डेफिनेटली ये कितने तैयार होंगे, ट्वाइस S। सो देयरफॉर KSP इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, KSP सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ मतलब S, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B-, और इसका सर कोएफिशिएंट 2 है तो उसको लिखा जाता है पावर में जब हम लोग इक्विलिब्रियम लॉ लिखते हैं। सो देखो तो अभी A+ के सामने क्या सोलुबिलिटी है, S, B- की ट्वाइस S उसका स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा सर, ये बन जाएगा 4S²। सो इट विल बी S इंटू 2S² एंड दैट इज S इंटू 2S, सो ये बन जाएगा 4S² और ये S मतलब 4S³ एंड दैट विल बी द सोलुबिलिटी फॉर, किसके लिए सोलुबिलिटी बन गई है ये, तो ये बन गई है हमारे 4S, ये बन जाएगा 4S। यदि ये A+ है, S ये बना है, तो ये 2S यदि बना है तो 4S, यस S² 4S, यस डेफिनेटली 4S³ बन जाएगा। तो ये बन गया सर KSP फॉर किसके लिए, हमारे AB2 टाइप
सॉल्ट के लिए। तो ये हो गया सर हमारा फोर्थ एप्लीकेशन टू कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। एंड नाउ द लास्ट एप्लीकेशन इज टू कैलकुलेट द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट निकालना है। तो आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग पहले समझते हैं। सो लास्ट एप्लीकेशन ऑफ कोरलॉस लॉ एंड दैट इज टू कैलकुलेट आयोनिक प्रोडक्ट, टू कैलकुलेट आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हो KW। जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर KW। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं, लेकिन सर मोस्टली हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की ही टर्म यूज करते हैं। अभी यहाँ पर एक चीज देखोगे आप लोग कि सर जब हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टेकन हियर वाटर एंड वाटर, सो दिस वाटर विल अंडरगोज ऑटो प्रोटोलिसिस या फिर ऑटो प्रोटोनेशन। तो ऑटो प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है सर, यहां का H2O अपने पास का एक H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास में डोनेट करेगा और आपके पास बनेगा OH माइनस और H2O बन जाएगा H3O प्लस। सो डेफिनेटली इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो HOH इट गिव्स H प्लस एंड OH माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो फॉर सिंपली। तो अभी मैं सर कंप्लीट इक्वेशन लिख रहा हूं। सो अभी यहां पर क्या हुआ, ऑटो प्रोटोनेशन हुआ, मतलब एक H2O ने अपना ही एक H दूसरे H2O को दिया ऑटो प्रोटोनेशन, और ये ऐसे OH माइनस और H प्लस बना H3O प्लस के फॉर्म में। यदि सर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यदि अप्लाई करता हूं तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करने के बाद बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल्स टू, सर यहां पर भी वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब OH माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस मतलब H प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, लेकिन सर ट्वाइस मोल है तो उसको पावर में लिखा जाता है। सो H2O का कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होने वाला है नहीं सर, क्योंकि चेंज क्या हो सकता है, आपके H2O में प्रेजेंट रहने वाले H प्लस और OH माइनस का प्रमाण चेंज हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, लेकिन सर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ना चेंज होने वाला है। सो दिस विल बी द कांस्टेंट टर्म। जैसे जब भी चौथी एप्लीकेशन में आप लोगों ने सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखे थे, सो देयरफॉर K इंटू लेके चल जाओ इसको इधर H2O स्क्वेयर उसका कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। सो सर ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको लिखता हूं मैं KW। सो KW ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कहते हो। सो KW इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। लेकिन यहां पर भी जैसे मैंने जब भी बताया आप लोगों को कि क्या कि सोलुबिलिटी की वैल्यू ये मतलब KSP की वैल्यू ये A प्लस और B माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन स्टेडी रहता है सर। वैसे ही आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू भी ये इनके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं, बिकॉज एट इक्विलिब्रियम कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस विल रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। हाँ सर, KW की वैल्यू ये टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बढ़ेगा। सो देयरफॉर आई कैन राइट हियर KW इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो H3O प्लस में है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो ये बन गया सर आयोनिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब आयोनिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या बनी, तो आयोनिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन बनती है द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज द प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किनका प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन इन प्योर वाटर। वाटर कैसे लेना पड़ेगा आपको, प्योर लेना पड़ेगा। सो आयोनिक प्रोडक्ट of water is the product of ionic concentration of H plus ion and OH minus in pure water. So this is ionic product of water. तो सर ये ionic product of water कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं, KW कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं। सो देखो अभी हम लोग उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके लिए मुझे फिर से चलना पड़ेगा कि
अकॉर्डिंग टू द कोरलॉफ्स लॉ, कोरलॉफ्स लॉ की तरफ अगर चलते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द कोरलॉफ्स लॉ, कोरलॉफ्स लॉ के हिसाब से आप लोगों ने क्या कहे थे कि लैम्बडा इंफिनिटी ये कोई भी कंपाउंड की ये इक्वल रहेगी लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ H प्लस, मतलब सम ऑफ, पहला स्टेटमेंट था ना आप लोगों का कि कोई भी सब्सटेंस का अगर आप यहां वाटर को इलेक्ट्रोलाइट मान के चल रहे हो तो सर H2O का लैम्बडा इंफिनिटी ये उसमें प्रेजेंट रहने वाले आयंस के आयोनिक कंडक्टेंस के एडिशन इतना रहेगा। सो दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ, किसका स्टेटमेंट था वो? कोलरॉस लॉ का था। और सर ये लैम्बडा H प्लस की वैल्यू और लैम्बडा OH की माइनस की वैल्यू ये फिक्स है। मैंने पहले ही कहा कि सर कोई भी Na प्लस की वैल्यू Cl माइनस के हिसाब से नहीं बदलती, Na प्लस की वैल्यू फिक्स ही रहेगी, चाहे कंपाउंड कुछ भी रहे, चाहे सामने वाला आयन कोई भी रहे। सो सर हर एक आयन का आयोनिक कंडक्टेंस का वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट विल बी फिक्स। सो सर लैम्बडा ऑफ H प्लस वाज फाउंड टू बी 349.8 और लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ OH माइनस वॉज फाउंड टू बी दैट इज 198.5 और इसकी सम जो कुछ भी करोगे तो सम आता है 548.3 एंड दैट इज ओहम इनवर्स एंड दैट इज, अब आप उसको मीटर स्क्वायर में लिखो, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखो, तो ये हो गया सर हमारा कि सर लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ वाटर मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मैंने सबसे पहले किसकी मदद लिया? कोरलॉस लॉ की मदद लिया। अब मैं चलता हूं कि सर अब अगर हम लोग बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेनिंग 1 ग्राम, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेनिंग 1 ग्राम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, सर मतलब वॉल्यूम कितना है वाटर का जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा? क्या? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयंस। तो कितना रहेगा सर? ये रहेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या रहता है दोस्तों? रेशियो रहता है। सो स्पेसिफिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रेशियो, कहने का मतलब ऐसा कि ये जो कुछ भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आया और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू जो कुछ भी आपके पास में आया है उसका आंसर आपको बताएगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस जब प्रेजेंट रहेंगे तो आपको वाटर का वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा। और सर ये वैल्यूज वाटर के लिए, ये वैल्यूज वाटर के लिए सर फिक्स है और वो वैल्यूज अब भी हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट किए, कितना है? 548.3। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर इज ऑल्सो फिक्स एंड दैट इज 5.54 इंटू 10 टू द पावर -8। तो ये चले जाएगा 10 टू द पावर -8 ऊपर 10 टू द पावर 8 और इसका कैलकुलेशन यदि करोगे तो आपको मिलता है 98.97। तो ये बन गया कि सर 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस को रखने के लिए या कितना वाटर आपको लेना पड़ेगा ताकि आपके वाटर में कितने आयंस प्रेजेंट रहने चाहिए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस प्रेजेंट रहने चाहिए, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयंस। अब मेरा कहना ऐसा है कि यदि मैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर लेता हूं, सो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर कंटेन्स, सो देयरफॉर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर कंटेन्स। तो मान के चलो कि सर इतने क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस रहते हैं, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर में मतलब 1 ml वाटर में कितने आयंस प्रेजेंट रहेंगे? सो सर ध्यान से देखते जाओ सर, एक जब 98.97 इंटू 10 टू द पावर 8 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयंस रहते होंगे तो सर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में
कितने आयंस प्रेजेंट रहेंगे? सो आंसर विल बी वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. सो रेसिप्रोकल ऑफ 98.97 into 10 to the power 8 and that is answer 98 1 upon 98.97. सो कैलकुलेशन करोगे आप लोग उसका, और कैलकुलेशन यदि करते हो तो आंसर आता है 1.01. सो 1.01 into 10 to the power -8. तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 1 ml वाटर में इतने आयंस प्रेजेंट रहेंगे. सो ग्राम इक्विवेलेंट पर क्यूबिक सेंटीमीटर. और यदि आप लोग उसको क्यूबिक मतलब ये आया आपका आंसर, तो ये जो आपका आंसर आया, सॉरी, इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आता है 10 to the power -10. तो ये आया कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर में कितने आयंस प्रेजेंट रहेंगे. सो 1.01 इंटू 10 to the power -10 ग्राम इक्विवेलेंट. और उसी को अगर आप मोल के टर्म में अगर लिखना चाहते हो, सो इस तरीके से सर ये बन गया. सर जैसा आया वैसे आंसर लिखे सर हम लोगों ने, तो ये आया आंसर. अभी हम लोग बात करते हैं कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आयंस प्रेजेंट है, तो इतने आयंस प्रेजेंट है. सो देयरफॉर बट बोथ द concentration of H plus and concentration of OH minus is same. जब आपने उसका डिसोसिएशन किए थे, ऑटो प्रोटोनेशन किए थे, तो H प्लस और OH माइनस की संख्या कैसे थी? सेम. सो देयरफॉर सर H प्लस का यदि कॉन्सेंट्रेशन 1.01 इंटू 10 to the power -10 है, तो OH माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहना चाहिए. सो देयरफॉर Kw इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दोनों की वैल्यू सेम. सो 1.01 इंटू 10 to the power -10 इंटू 1.01 इंटू 10 to the power -10. सो जो कुछ भी आंसर आएगा दैट विल बी 10 to the power -20. तो उसका मल्टीप्लीकेशन यदि करते हो तो आंसर आता है 1.02. सो दैट इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. इसका मतलब ऐसा कि सर जब हम लोगों ने वाटर लिए प्योर वाटर, तो प्योर वाटर में हमारे H प्लस और OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट इतना दिखता है. एंड दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली, रिमेंबर दैट. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलरॉस लॉ एंड अप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ. कौन से अप्लीकेशंस पढ़े हम लोग? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और हमारे इस लेसन का भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा. स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलरॉस लॉ एंड गिव द एप्लीकेशन. कोई भी 2 एप्लीकेशन आप लोग को एग्जाम में पूछते हैं. सो दिस इज ऑल एंड ऑल अबाउट द कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. सो टुडे आई स्टॉप हियर. थैंक यू सो मच.